जिन्हें आपने टीवी पर देखा है, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, अब उनसे मिलने का समय आ गया है। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अपने पसंदीदा वक्ताओं से मिलिए, उनकी बातें सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लाइव सुनिए। विचार, बहस और भारत के भविष्य को आकार देने वाली चर्चाओं का हिस्सा बनिए। बहुत सी रोमांचक जानकारियां जल्द आने वाली हैं। अभी रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं एक नए मेहमान, और आप सब उनको जानते हैं, अमन चोपड़ा। स्वागत कर रहा हूं मैं अमन चोपड़ा जी का। और अमन चोपड़ा जी एज अ फेलो यूट्यूबर जी, तो आजकल जो है वो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है जब सुप्रतिष्ठित और एस्टैब्लिश्ड एंकर्स जब यूट्यूब पर आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ भाई, यूट्यूब में कुछ दम है, इसलिए आप लोग भी यूट्यूब पर आना पसंद करते हैं। तो आपने यूट्यूब पर आना क्यों प्रेफर किया? पर संजय जी इसलिए किया, अब आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैंने ये देखा था कि ना राइट विंग वॉइसेस, मतलब क्या यार कि मेरे साथ बड़ी चीजें हुई थी हाल फिलहाल। मतलब वो राजस्थान का एपिसोड भी एक हो गया था, वो सेडिशन वाला, देशद्रोह वाला। उसके बाद भी बहुत चीजें हुई जब पत्थरबाजी के मैंने परमानेंट इलाज की बात कर दी थी, तब भी बड़ा बवाल हो गया था। तो मैंने एक चीज देखी कि नरेटिव वॉरफेयर असल बन रहा है सोशल मीडिया पर। लीनियर जो टेलीविजन मीडिया है उससे नरेटिव सेट नहीं हो रहा है। हमको ऐसा लगता है कि हम टीवी पर, मैं अभी भी टीवी पर हूं, मैं टीवी पर भी आता हूं, लेकिन सोशल मीडिया डिजिटल वॉरफेयर ज्यादा एग्रेसिव है। और लोगों तक पहुंचने के लिए डिजिटली सोशल मीडिया पर आपको एक्टिव होना बहुत जरूरी था। मुझे रियलाइजेशन तब हुआ जब ये सब चीजें हो रही थी ना, तो आप टीवी पर कुछ भी बोलते रहे, लेकिन जो अगर आपके अगेंस्ट नरेटिव बन गया डिजिटल, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टा, एल्गोरिदम, ये यहां बन गया, तो आप सिर्फ FIR होगी, सिर्फ आप सफाई देते रहते हैं। तो लगा कि यहां पर प्रेजेंस बढ़ानी चाहिए, जिसके जरिए थोड़ी वो जैसे डिजिटल हाईवे है ना, थोड़ा हमारी वाली गाड़ी भी उतर जाए उस हाईवे पर तो अच्छा है। अभी तो भीड़ थोड़ी दूसरी तरह की गाड़ियों की है। आप जैसी कुछ चुनिंदा गाड़ियां हैं जो राष्ट्रवाद की गाड़ी जिन्होंने उतारी है इस हाईवे पर, डिजिटल हाईवे। तो हमको लगा हम अपनी भी राष्ट्रवाद की गाड़ी उतार देते हैं थोड़े समय के लिए, थोड़ा आप लोग आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। और खासतौर से वो कि भाई इसमें भी अलग अलग तरह की हो गई ना, कि राष्ट्रवादी अलग हो गए, और पहले राष्ट्रवाद और बीजेपी वाले जो थे वो साथ मिलके चलते थे, वो शुरू में 2014 के बाद में। लेकिन उसके बाद वो बीजेपी की गाड़ी भी अलग निकल गई और वो डिरेल हो गई है ऑलमोस्ट, ऐसा मुझे कई बार लगता है। नहीं बिल्कुल आप ठीक, खासकर ये CJP वालों में दिखा है, तो गाड़ी पूरी बिल्कुल तरह से अलग निकल डिरेल हो चुकी है पूरी और तरह से। उनका कोई भी आप देखें कि एक भी जो तथाकथित जो IT सेल वाला है, उनका कोई भी मेन स्ट्रीम यूट्यूब चैनल भी नहीं उनका कोई चलता, ना कुछ उनका कोई वो आता है। प्लस CJP वाली आपने बात कही है, CJP की मजेदार बात यह है, इस CJP को पहले डाउन प्ले किसने किया? BJP IT सेल। ठीक। और फिर जब वो एक्सप्लोड हो गया तो उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। इसी तरह से देखिए, अब पार्लियामेंट सेशन में FCRA बिल और डिलिमिटेशन और एंटी रिजर्वेशन बिल को हाइप अप किसने किया? BJP IT सेल ने, BJP सोशल मीडिया ने। और उसके बाद जब वो नहीं हुआ और पूरा का जो सपोर्ट बेस है वो डिसअपॉइंटेड है, तब वो उन्हीं को डांट लगा रहे हैं उल्टी। हाँ, लेकिन सर मैं एक चीज मानता हूँ, मतलब जैसे आप लोग हैं और जो लोग भारत की बात या राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो बीजेपी की बैसाखी की जरूरत है नहीं किसी को, नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो किसी वो उनको शायद आपकी जरूरत होगी, मैं मानकर चलता हूँ आपकी जरूरत उनको होगी। आप लोगों को या जो राइट विंग वॉइसेस हैं, देश की बात करती हैं, उनको बीजेपी की बैसाखी की जरूरत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। ना बीजेपी तय कर रही है नरेटिव क्या है और ना हम नरेटिव, हम तो अपना नरेटिव लेकर चल रहे हैं। बीजेपी की सोच अगर है तो अलाइन है, नहीं है तो हम अपना नरेटिव लेकर चल रहे हैं।
इसलिए मुझे लगा कि भाई बिल्कुल। यूट्यूब पर भी अब आना चाहिए, और रिस्पांस अच्छा रहा शुरुआत में सर, तो लगा कि शुरुआत में चलिए। रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा रहा। तो आपने अभी जी, मुक्तेश्वरानंद जी वाला जो किया वो तो मास्टर स्ट्रोक था, वो तो मानना पड़ेगा। वो तो अब आप वो ये चॉइस कैसे किया आपने कि सबसे पहले अभी मुक्तेश्वरानंद जी को ही पकड़ लेते हैं? चॉइस मेरे पीछे अभी मुक्तेश्वरानंद थे, मेरा चॉइस थी यूपी को लेकर कुछ करने की, ओके। क्योंकि सबसे ज्यादा आई बॉल्स मुझे लगा कि वो रहेगी उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर। उत्तर प्रदेश चुनावों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मेरी आई बॉल सबसे ज्यादा मुझे लगा कि यूपी को लेकर कुछ पकड़ाना चाहिए। अब अखिलेश यादव मुझे नहीं पता था, संभवतः मेरे से बात इंटरव्यू नहीं देते वो। योगी जी अभी नया नया चैनल खुला है, कहा मैं अप्रोच, अभी तो फॉलोअर कुछ 10,000 15,000 फॉलोअर भी नहीं पहुंचे थे, शुरू ही किया था, किराए पर कैमरे ले रखे थे, टीम कुछ थी नहीं, पैसे वैसे तो क्या ही है, घर से इधर उधर, अभी ये कैमरे भी हम लोगों ने किराए पर ले रखे हैं। तो उसके बाद हम लोगों को लगा भाई यूपी पर हमको चढ़ाई करनी चाहिए। तो फिर कुछ शुभचिंतकों से बात हुई, कुछ बड़े सीनियर्स वगैरह थे, सबने सुझाव दिया कि भाई अभी मुक्तेश्वरानंद जी बहुत एक्टिव हैं इस समय गौ सेवा, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने को लेकर, और वो एक इंटरव्यू जो है वो एक इंटरव्यू अच्छा हो सकता है शुरुआत करने के लिहाज से। तो बस योगराज जी उनके साथ जो काम करते हैं उनको फोन कर दिया कि भाई नमस्कार, मैं अमन चोपड़ा, आप चरण स्पर्श, आप बड़े हैं, मैं एक साक्षात्कार करना चाहता हूँ, एक पॉडकास्ट। वो मेरी खुशकिस्मती थी, मुझे जानते थे, पहचानते थे, उन्होंने महाराज जी से बात कराई, मैंने आशीर्वाद लिया, समय तय हुआ, और वही किया जो इंटरव्यू करते हैं, मतलब सामान्य नॉर्मली सवाल पूछे थे, बस जो काम होता है, कुछ ऑर्डिनरी तो कुछ नहीं हुआ है, मतलब उसमें जो नॉर्मली सबको करना चाहिए वही किया। उससे बहुत कुछ हो गया। मुक्तेश्वरानंद जी जो है वो मौन हो गए, अभी कुछ बोल नहीं रहे। तो जी क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने नहीं आई, जैसे हम लोगों को तो पता था कि अभी जी बिल्कुल। मुक्तेश्वरानंद जी ने तो जयपुर डायलॉग्स के ऊपर एक डेफेमेशन सूट भी कर रखा है। अच्छा अच्छा। उनके ओहो। क्रॉस हेयर्स में है, उनके क्रॉस हेयर्स में है पूरी तरह से। तो उन्होंने हमारे नहीं ऊपर तो एक आप भी डेफेमेशन। कर रखा है। यहाँ पर भी श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं, वो बार काउंसिल में हैं शायद, उन्होंने उनकी प्रोफाइल मैंने पढ़ी, और वो उनके लीगल काउंसिल हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के महाराज जी के लीगल काउंसिल हैं, पॉक्सो में उनके वकील हैं, और बार काउंसिल में हैं। आप, मुझे तो उन्होंने कहा था कि दुर्घटना संभावित है तुम्हारे साथ। उन्होंने बोला कि हाँ, जिस तरह से आपने दुर्घटना से। अपमान किया हमारे महाराज जी का, आप दुर्घटना को खुद न्योता दे रहे हैं, और आपके साथ दुर्घटना जो है वो संभावित है। तो इसमें मेरा ये तो उनका चरित्र पता लग रहा है। मतलब मैं जब जा रहा था इंटरव्यू के लिए, तो सबसे बड़ी चीज ये थी, मैंने रिसर्च भी जब की तो मैंने एक चीज जो मुझे खटकी वो ये थी, कोई काउंटर नहीं कर रहा था उनको। उनका ऑरा इतना ऐसा होता है ना, जब वहां पहुंच जाओ तो 500 700 800 1000 लोग जमीन पर लेटे हैं, वो वॉक करते हुए आ रहे हैं, तो ऑरा ऐसा है कि कोई काउंटर नहीं करा। तो हम लोग रिसर्च करते हैं, हमने रिसर्च करी, हफ्ता 10 दिन 15 दिन मैंने तैयारी करी, मैंने 7 8 10 इंटरव्यूज पॉडकास्ट देखे, एक चीज कॉमन थी, वो जो कह दिया वही पत्थर की लकीर, कोई काउंटर नहीं कर रहा था। तो हमने एक वहां बार किया काउंटर था। हो गया, बस हमने वही हो हमने गया। 1.5 2 साल जब इनका वो चला था ना, गोविंदानंद जी वाला किस्सा हुआ था, तो हाँ जी उस समय किया था। तभी तो इन्होंने हमारे करीब 30 32 लोगों के खिलाफ, वो जो गोविंदानंद जी हैं इनके जी गुरु भाई, तो गोविंदानंद जी ने इनका जो पीठ का जो शंकराचार्य बने हुए हैं, उसको चुनौती दी थी। तो उसको चुनौती दी थी, तो जो भी उन्होंने कहा था वो हमने भी उसको चला दिया अपनी चैनल पे। बहुत सारे लोगों ने चलाया, मेरे ख्याल से न्यूज़ 18 ने भी चलाया होगा उसको। जी बिल्कुल तो चला है। जितने लोगों ने चलाया, गोविंदानंद जी के साथ साथ उनके सबके खिलाफ सिविल सूट कर दिया, डेफेमेशन। जी, ये टॉलरेंस है, मतलब ये वहां पे भी जाके मुझे बहुत चीजें। टॉलरेंस भी है, और ये भी है कि साहब की उनके पास जो है वो अथाह धन संपदा है, उनके पास बड़ी जबरदस्त लीगल टीम है। लीगल बिल्कुल। टीम के साथ साथ उनके पास सोशल मीडिया टीम भी है। आप कुछ भी कहो तो वो गालियां देने आ जाते हैं, तुरंत ट्रोल करते हैं। बिल्कुल। लेकिन और उनके किसी जो ट्रोल्स वगैरह थे, उनके साथ मेरी भी काफी बहस हुई थी, और अल्टीमेटली उनको पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि मेरे को पूरा किस्सा जो है वो स्वामी ब्रह्मानंद जी जब 1941 में बने थे, तब से लेके आज तक का, आपसे भी बात हुई थी। जी बिल्कुल मुझे मैंने याद है। आपको भी तो थोड़ा बहुत जो है वो बताया था, तो जी मेरे को वो याद सब है मुझे बिल्कुल। ध्यान था। तो हम्म। वहां पे आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर शुरुआत में थोड़ा दबाव में आ गया था। मैं क्यों झूठ बोलूं, मतलब ईमानदारी से थोड़ा दबाव में इस लिहाज से आया था कि जब मेरी टीम वहां पर पहुंची थी,
तो मैं बता रहा हूँ, हमारा तो एक स्टार्टअप है छोटा सा, 4 लोगों की टीम थी। टिकट भी किसी तरह से कराई, कैमरे हमने रेंट पर लिए, हम लोग वहां पहुंच गए थे, समय दे रखा था कहाँ? सुबह 7:30। काशी में किया था? नहीं, लखनऊ, मैं लखनऊ गया था। लखनऊ उनका इंटरव्यू करने के लिए गए थे, तो सुबह सुबह उन्होंने हमको समय दिया था 7 साढ़े 7 बजे का, हम लोग वहां पहुंच गए थे। तो जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे उन्होंने मेरे से ज्यादा तैयारी कर रखी थी इंटरव्यू की। जैसे एक होता है कि हम तो तैयारी करके जाते हैं, तो मुझे लगा उन्हें भी पता है कौन इंटरव्यू लेने आ रहा है, और उन्होंने मेरे से ज्यादा तैयारी इस लिहाज से कर रखी थी, अपने बटुकों और अपने शुभचिंतकों और अपने भक्तों को बड़ी संख्या में बुला रखा था वहां। तो क्या हुआ, जब हम वहां पर पहुंचे थे तो भाई 400 450 500 लोग वो एक बहुत बड़े पंडाल में बैठे हुए हैं। तो जैसे ही महाराज जी आए तो सारे जमीन पर लेट गए, तो भाई हमने भी नतमस्तक, हम भी प्रणाम करेंगे, बड़े हम तो सबके पैर छूते हैं, यही संस्कार है हमारे। लेकिन वहां पर नारेबाजी, ये वो सब चरणों में गिरना, थोड़ा दबाव में मैं आया था। फिर मैं थोड़ा सा डगमगाया कि भाई मैं जो सवाल मुझे पूछने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि मेरे पीछे भी 150-200 लोग थे, स्वामी जी के लेफ्ट साइड, राइट साइड, पीछे, आगे, और राइट लेफ्ट में उन्होंने जो खड़े कर रखे थे वो भी दबाव बनाने के लिए थे, जो बार बार मेरे पर जो शाउट कर रहे थे। एक शख्स जो राइट हैंड साइड, अगर आपने देखा हो पॉडकास्ट, तो जब भी मैं कुछ पूछता तो नजरें इधर ही होती थी, पीछे से 4, सामने से, आगे से, पीछे से। तो थोड़ा दबाव था, बहुत ज्यादा था। कुछ भी पूछने से सीधा वो धमकी आ जाती थी, तुरंत धमकी आ जाती थी, तो थोड़ा दबाव में आया था। लेकिन फिर ये था भाई, अगर मैंने नहीं पूछे तो ये नाइंसाफी होगी मेरे दर्शकों के साथ, जिनको मैंने भरोसा दिया कि भाई हमें कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं पूछता तो वो एक धोखा होता उन लोगों से, जो लोग मेरे साथ जुड़े, शुरुआत में जितने जुड़े, वो नाइंसाफी होती। मुझे लगता कि वो डिच था, उनके साथ धोखा होता। तो सर इसलिए जो तैयारी की थी, सारे सवाल तैयारी की हम लोगों ने, बैठे थे, जितनी कर पाए, जितना सक्षम थे हम लोग, चाहे पॉक्सो को लेकर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का एफिडेविट हो, प्लस वो टेस्ट भी ऑनर बहुत ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये मेरी ज्यादा तैयारी है। जैसे मैंने उनसे पूछा कि आपको 3 शंकराचार्यों का एंडोर्समेंट मिला, तो उन्होंने मिला। मैंने बोला 2 का मिला, आप झूठ बोल रहे हैं। तो बोला कि आप कैसे साबित करेंगे? मैं कहा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट। बोले आपके पास है? मैंने बोला है। पढ़कर सुनाइए, पढ़कर सुनाइए। तो भाई मैं ये भी जानता हूँ कि सर वो सनातन की सबसे बड़ी पदवी है। मतलब उस हम लोग मानते हैं कि उनकी बात नहीं, लेकिन कोई दूसरा शंकराचार्य, उनके पैरों की रज भी हमारे माथे पर लग जाए तो हमको लगता है भाई जीवन सफल हो गया। शंकराचार्य मतलब मेरे माता पिता के तो यही संस्कार है, शंकराचार्य। अब वो है या नहीं है वो बहस अलग है, लेकिन उनके समक्ष बैठने के लिए आपको भी उस स्तर की नहीं तो कम से कम उनके उतनी तैयारी तो आपको करके जानी पड़ेगी। वो कोशिश थी, वो करके गए थे, जैसा निकल कर आया वो आप सबके सामने। हाँ, उन्होंने कह दिया 2-1, लेकिन वो झूठ बोल रहे थे पूरी तरह से। हाँ, ये मैंने काशी विद्वत परिषद, कौन होता है काशी विद्वत परिषद मान्यता देने वाला? कौन होता है 13 अखाड़े? कौन होते हैं 3 शंकराचार्य? वो दर्शकों को बता दूं, ये बात आई नहीं थी आपकी कि ये जो इस समय जो स्टेटस को चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पे चल रहा है जो कि सेशंस कोर्ट की अपील में आया था। वो, और उसमें यह आदेश हुआ था कि इन्होंने जो था ये सेशंस कोर्ट ने जो किया था, तो फिर मेरे ख्याल से वासुदेवानंद जी के विरुद्ध था, तो वो आए थे ऊपर। तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई दोनों लोग ही उपयुक्त नहीं है। स्वरूपानंद जी का था ना जी, बिल्कुल। स्वरूपानंद जी भी उसके योग्य नहीं है। तो 1941 में जब स्वामी ब्रह्मानंद जी का वहां पर पीठारोहण हुआ था, वो जिस पद्धति से हुआ था, वो पद्धति ये थी कि तीनों शंकराचार्य, काशी विद्वत परिषद, धर्म महामंडल और अखाड़ा परिषद, जी, ये अखाड़े जो हैं उनका जो 13 अखाड़े, जी, तो वो सारे अखाड़े 13 अखाड़े जो हैं वो मिलके वो तय करेंगे। क्योंकि उसके पहले भी कुछ ज्योतिर्पीठ बद्रीनाथ के साथ में कुछ समस्या ही है, वो बहुत लंबे समय से उस विवाद चलते आ रहे हैं। स्वामी ब्रह्मानंद से पहले भी 150-200 साल पहले खाली रही थी। 1941 में स्वामी ब्रह्मानंद जी आए। स्वामी ब्रह्मानंद जी की मृत्यु के साथ ही फिर झगड़े शुरू हो गए जी। तो उन्होंने कहा 1941 वाली आप कीजिए, इसी के ऊपर स्टेटस को है।
अब ये कहते हैं साहब नहीं 2-1 से हो गया। पहली बात तो ये है कि कांची के अतिरिक्त कांची में उत्तराधिकारी की परंपरा है। कांची को मुख्य 4 पीठों में मानते भी नहीं है। बिल्कुल। बाकी मुख्य 4 पीठें हैं उसके के आदि शंकराचार्य की पुस्तक है मठान्वय करके, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप जो है इस पद्धति से करेंगे। तीनों शंकराचार्य की तो स्वीकृति अनिवार्य है, तीनों की 2-1 नहीं है, तीनों की होनी चाहिए जी। तो वो जो है वो घुमा ले गए वहां पे। नहीं वो मेरे लिए भी जरूरी था, मतलब जैसे आपको पता है कई लोगों को इस चीज की जानकारी है, तो वो तो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे वो कहकर मेरे से ज्यादा। और वो जब उनसे बार बार पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाभिषेक पर रोक लगाई है, कोरोनेशन पर, खुद सुप्रीम कोर्ट ने पटाभिषेक पर रोक लगाई, तो आप टाइटल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा पटाभिषेक तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले हो गया था। तो मैंने बोला तो जब हो गया था तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो नल एंड वॉइड हो गया फिर। मतलब मैं उन्होंने तो छत्र के प्रयोग पर भी रोक लगाई। जी बिल्कुल लगाई है, जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल जी। तो बड़ा प्रभावी रहा वो, और मुझे लगता है लोगों ने भी बहुत अच्छा उसको रिसीव किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं सर। और दूसरा जो ये जो 2 आंदोलन हुए, आप तो रांची गए थे, यहाँ भी आपने कवर किया ही था, जो इस कॉकरोचेस वाला चल रहा था, तो इनमें दोनों में आपके विचार से क्या अंतर है? हम लोग तो बहुत सारे अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, क्योंकि मेरा तो पर्सनल हो गया ना। नहीं मेरा तो पर्सनल हो गया, मेरा तो ये हो गया तो आपको तो पकड़ के वापस भेज दिया। नहीं तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि भाई जंतर मंतर पर किसी पर एफआईआर नहीं हुई, पत्रकार जंतर मंतर पर तो सबने, मतलब आपने देखा है, मेरे से ज्यादा देखा होगा, वहां तो सबने खुला खेल चल रहा है, वहां पर मोदी को गाली का सारी कवरेज हो रही है, जिस स्तर की कवरेज हो रही है। सबसे बड़ा फर्क तो यही था कि जो जंतर मंतर पर सबने खुलकर, मीडिया की आवाज थी, खुली थी आवाज, वैसी आवाज झारखंड में नहीं थी। झारखंड में डर डर कर कवरेज हो रही थी। वहां जब आप गए थे, मुझे आज जब मैं पहले दिन वहां गया था वो सन्नाटा था, वहां पर कोई था ही नहीं। और मैं एक एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करता हूँ, मुझे जाना भी नहीं था वैसे रांची, मेरा भी कुछ इस तरह का कार्यक्रम, क्योंकि भाई रिसोर्सेज की कमी तो हर एक के पास होती है भाई, टिकट्स मुझे टीम लेकर जाना, कौन स्पॉन्सर थोड़ी ना हो, तो जेब से पैसे आ रहे हैं, सैलरी आई, उसमें से आप खर्च करके एक स्टार्टअप कोशिश कर रहे हैं, रेंट पर कैमरा लेते हैं आप, तो भाई मेरे लिए भी एक डिसीजन थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन मुझे याद है मैं सैटरडे को अपनी फैमिली के साथ बाहर था, तो एक ना वीडियो देखा था मैंने, वो सूखे चावल खा रहे थे बच्चे, और हम डिनर पर थे फैमिली के साथ, तो वहां बड़ा वो किक थी मेरी, वो मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत बुरा लगा। हम लोग फैमिली के साथ बहुत अच्छे एक डिनर पर गए परिवार के साथ, वहां एक वीडियो दिख गया मुझे, वो सूखे चावल खाते हुए जो एक वीडियो आपने भी देखा होगा, जी, वो किक थी मेरे को देखकर, वो मुझे बुरा लगा कि यार ये थोड़ा चुभ रहा है, कि फिर वही बात, जिस काम के लिए ये काम शुरू किया है उस काम के साथ फिर नाइंसाफी होगी अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो, क्योंकि लोग उम्मीद करेंगे कि कम से कम आप वहां पहुंचे। तो फिर वही जैसे लखनऊ में ट्रेवल किया, फिर वहीं हम ट्रेवल किए, जिस दिन हम वहां पहुंचे तो वहां पर फिर वही हाल, बिल्कुल खाली, कोई मीडिया नहीं, एक मीडिया का आदमी नहीं, मैं एलियन की तरह था वहां पहुंचा तो सब ऐसे लोकल मीडिया भी नहीं था, लोकल यूट्यूबर्स, सिर्फ यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स जिनको क्रेडिट जाता है, ये सारे दिल्ली से जो बाद में पालतू सुपारी लेकर पहुंचे, बाद में ये लोग जीत की तस्वीर में अपनी तस्वीर ढूंढ रहे थे, इनको लग रहा था चलो बातचीत शुरू होगी, आप पहुंच जाते हैं। उस वक्त कुछ नहीं था, खाली। तो मैं दोपहर को वहां गया, सारे मंच पर बैठे हैं, तो उस वक्त, अब तो मंच वंच बन गया है, उस वक्त जब मैं गया था तो तखत था, तखत के ऊपर जो कारपेट बिछा होता है वो गीला पूरा, ऐसे मैंने उठा के दिखाया, पूरा गीला, और ऊपर तिरपाल भी नहीं थी। तो वहां जब हम गए तो वहां मैंने देखा वो कुछ लोग खा रहे थे, मुझे लोकल की कुजीन नहीं पता, चूड़ा था और गुड़ खा रहे, चूड़ा गुड़। तो वहां की तस्वीरें इतनी मार्मिक थी, चूड़ा गुड़ चल रहा है वहां पर, वो 5-5 रुपए के पार्ले जी के बिस्किट खा रहे हैं बच्चे, वो लोग वहां पर बैठकर, फिर ये चीजें, वो सूखे चावल आ रहे हैं, फिर एक मुझे मंदिर का लंगर दिखा, वो शंकरा एक फाउंडेशन है, वो मंदिर का लंगर वहां बांट रही है। फिर जब मैं वहां पहुंचा पहले दिन, मैंने तो वही सब मैंने कवर किया, मैंने बोला ये चीज, भाई जुनैद की बिरयानी नहीं है, मंदिर का लंगर बिक रहा है, मंदिर का लंगर चल रहा है, उस पर परेशानी हुई। मैंने वहां छात्रों के साथ वहां रात को लाइव किया, रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, और मेरा तो अभी शुरू ही था यूट्यूब चैनल, उसमें तो फॉलोअर सब्सक्राइब शुरुआत थी, तीसरा दिन था, हफ्ता हुआ था शायद, 5-6 दिन हुए थे, मैं वहां पहुंचा। लेकिन ऐसा रिस्पॉन्स था संजय जी की जब वहां से मैंने लाइव किया तो 8,000 लोग लाइव देख रहे हैं, जितने मेरे कुल फॉलोअर नहीं थे। तो मेरे लिए ये बहुत उत्साहवर्धक था
मुझे लगा ये तो मैं देर हो गई मुझे रांची आने में, मुझे शंकराचार्य से इनसे पहले अभिमुक्तेश्वरा से पहले रांची आना चाहिए था। फिर मुझे ये एहसास हुआ जब मैं वहां पहुंचा, मैंने छात्रों से बात की, मिला, 1 दिन 1.5 दिन मैं वहां रहा, फिर मैं 2 दिन बाद मैंने जब बात हुई, सब कुछ हुआ, मैं वापस आया। फिर मुझे वहां से फोन आया, मैं नाम ले लेता हूँ, पीयूष से लेकर जितने वहां पर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, अमन सर 24 घंटे के अंदर अंदर सारे पहुंचे, A to Z। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मगर ये मैं अपने आप को क्रेडिट दूंगा कि वाकई में पहले दिन कोई नहीं था जब मैं पहुंचा। 25 तारीख से बैठे थे और 10 दिन बाद मैं पहुंचा था, 9 दिन बाद। अगले दिन ये सारे जितने क्रांतिकारी यूट्यूबर्स हैं सब वहां पहुंचे थे। उनको ये था कि क्रेडिट मिल जाएगा। वो एक गिल्ट ट्रिप था सर, मैं अब आपको बताऊं, शब्द है, गिल्ट ट्रिप पर थे ये लोग। वो अपना गिल्ट दूर करने के लिए वहां पर पहुंचे अगले दिन, और फिर वहां टारगेटिंग शुरू हुई। मगर उसमें भी मुझे अच्छा लगा कि चाहे चलिए वजह कुछ भी हो, अगर लोग पहुंचे हैं, चाहे मेरी वजह से चाहे किसी भी वजह से कम छात्र जो शिकायत थी वो दूर होगी कि वो सौतेला, मतलब वो लोग भी अपने ही थे सारे बच्चे। और सबसे बड़ी उनकी शिकायत ये होती थी कि भाई आप आ गए, कोई आ ही नहीं रहा। इसलिए मैं दोबारा गया जब FIR हुई, फिर मैं बीच में आया वापस। फिर मुझे जाने में डर लग गया था, वहां पर ऐसा नक्सली, मतलब वो नक्सली मीडिया वहां पहुंच गया था, कब्जा कर लिया उन लोगों ने वहां पर। वहां नारेबाजी, आजादी ब्रिगेड, आयशा, नेहा, वो सब जो हाल हो गया था वहां पर, जो छात्र थे वो डरने लग गए थे जाने पर। लेकिन फिर मैं दोबारा गया वहां पर, मुझे लगा नहीं डरना क्यों, जाना चाहिए, घेरेंगे। वहां गया, वहां जाकर अलग ही तरह का प्रेम, उत्साह फिर वही मिला। तो सर जाने की रांची और जंतर मंतर का जो आपने सवाल था, सबसे बड़ा फर्क ये था जो मुझे लगा कि वाकई में, ये पीयूष मिश्रा ने भी एक बात कही थी, वो अभाव का आंदोलन था, इसलिए वहां जाना बहुत जरूरी था। वो सुविधाओं का आंदोलन नहीं था। वहां पर छात्र असली छात्र थे, सारे एडमिट कार्ड लेकर बैठे थे, सारे कह रहे थे हमने भी पेपर दिया, हमने दिया, सब लेकर बैठे थे। पेरेंट्स थे, ओरिजिनल स्टूडेंट्स थे, असली छात्र थे। कोई कॉकरोच नहीं था, कोई CJP नहीं था, कोई, और कहते किसी नेता को मंच पर नहीं आने देंगे। हाँ, तो लगा किसी नेता को मंच पे आने नहीं देंगे, और कोई जो है वो उल्टा पुल्टा नारा नहीं लगाने देंगे। कोई ना। उन्होंने तो SOP बना रखी थी कि इस तरह के शब्दों का, बड़ी कोशिश हुई वहां पर घुसपैठ की, बड़ी कोशिश हुई किसी तरह से घुस के इसको बदनाम कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, कुछ घुसे वहां पर लोग। लेकिन मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा दुनिया में, भारत में आंदोलन कैसे होता है इसकी भी ट्रेनिंग रांची जाकर ले लेनी चाहिए, कि कम से कम सीख लो आंदोलन कैसे होता है, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। हालांकि फिर वो FIR वगैरह भी हो गई है, वो अब खैर, वो तो राजस्थान में भी हुई थी, वो तो यहाँ पे भी हो गई। तो FIR तो क्या होगा, 1 मिनट में हाई कोर्ट उसको क्वाश कर देगा। मेरे खिलाफ कितनी सारी हो चुकी है जी। एक कर्नाटका में होती है अक्सर, एक वहाँ पे एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन है, हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन, उसके एक इंस्पेक्टर साहब हैं, वो उनके पास एक यूथ कांग्रेस के जो है वो जाते हैं, तुरंत FIR करा देते हैं, किसी के खिलाफ करा देंगे, आपके खिलाफ करा देंगे, हमारे जयपुर डायलॉग्स के खिलाफ करा दी, और कई इसके अजीत भारती के खिलाफ कराई जी। बिल्कुल, उसको तो पकड़ ही लाए थे आपके वो जो नायक है ना, क्या है ना, वो भीखू मात्रे वाला जो नायक साहब है, मतलब नायक साहब को तो जाके गोवा से उठा ही लाए थे ये लोग, यस। लेकिन हर केस में पिटे वो। यहाँ पे भी मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना चाह रहे थे, 1.5-2 घंटे तक लगे रहे थे, मुझे सलाह दी कि आप पुलिस स्टेशन नहीं, आप वहीं पे रहे। मैं कहा मेरे से पूछ लीजिए, जो आपको नोटिस देना नोटिस दे दीजिए, थोड़ा कानून ने भी पढ़ा है, ऐसे नहीं आप उठा के पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, FIR आप दे नहीं रहे, आप नोटिस दे रहे हैं। तो वो ले जाना चाह रहे थे, तैयारी कुछ और थी उनकी, वो थी तैयारी। वो पहले दौर पे भी, जब पहली बार भी गया था तब भी JMM की तरफ से लगातार अटैक्स हो रहे थे, जब दूसरी बार भी गया था, और बल्कि वहां तो मैं कह रहा हूँ इरफान अंसारी जो उनके मंत्री हैं, वो से लेकर सुबोध खान साय, रांची के सांसद संजय सेठ, करीबन 50 मीडिया कर्मी उस अस्पताल में थे, और उनके परिवार वालों ने मेरे को बुलाया कि आप आके बात करिए, इनसे मिलिए। सबसे बड़ी चीज, डॉक्टर्स जितने थे सारे हमारे ऑन कैमरा हमसे बात कर रहे हैं, सबने ऑन कैमरा बात करी है। वो छात्र जो है कैमरे में आ गया, वो दिख गया, उसकी स्थिति खराब है, दयनीय है, 5 किलो वजन कम हो गया, उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो आना नहीं चाहिए था, बस वो सबसे बड़ी समस्या थी। और वहां पर भी जब मैं पहुंचा तो कह रहे आप पहले आए हैं, ये भी मुझे वहां जाके पता लगा। फिर अस्पताल भी कोई, तब मुझे और अजीब लगा, मैं कहा मैं तो यहाँ से परिवार से परमिशन ली, परिवार ने बोला आप आइए मिलिए। हॉस्पिटल भी कोई नहीं पहुंचा था,
फिर जैसे ही पहुंचा फिर सारा मीडिया वहां पर भी पहुंच गया था। वो पीपली लाइव वाला हो गया जी, उसके बाद हो गया था। उसके बाद तो इरफान अंसारी भी, उसके बाद तो सुबोध खान साहेब भी, सारा मीडिया सब पहुंचा, सारे यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर सब पहुंचे वहां पर। अच्छा ऐसा कम से कम पहुंचे, वो इम्पोर्टेंट था। मतलब अब क्या स्थिति है वहां आंदोलन की? अभी स्थिति, अभी आज का मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखिए मैसेज, जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो बात के दौरान ही ये मैसेज आया है। ये अगर दिखे, ये कह रहे हैं भैया आपको फिर आना होगा, सब दिल्ली वाले चले गए, रांची मांगे ओनली अमन। ये देखिए, ये वहां पर स्टूडेंट लीडर हैं, ये वहां पर आंदोलन, इनके माता पिता की फोटो है, लिख रहे हैं रांची मांगे, मतलब अब फिर चले गए हैं सारे। वहां छात्र अभी भी बैठे हैं, बल्कि मेरी परसों भी बात हो रही थी, एक और छात्रा, उसकी तबीयत खराब हुई है, अभी भी छात्र वहां पर बैठे हैं। और अब हालांकि ये आंदोलन, अब मैं कहूंगा थोड़ी अतिशयोक्ति होगी, अब वो थोड़ा दम तोड़ रहा है, क्योंकि क्राउड पुलर तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरह का जंतर मंतर पर था सपोर्ट, वो सपोर्ट नहीं है। वहां छात्र ओरिजिनल छात्र हैं, परिवार वाले हैं, जितने लोग अनशन पर भी कर रहे हैं वो सब किसी के भाड़े के नहीं है, वो लोग दर्द से पहुंचे वहां पर। अब वो दम तोड़ रहा है, लेकिन जैसे अभी भी देखिए, अभी सामने अभी आधे घंटे पहले का ही मैसेज है, तो शायद हो सकता है मैं शनिवार रविवार फिर जाऊंगा शायद, इसलिए कुछ तो जैसे वो जेपीएससी का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गया आज, तो हाईकोर्ट में भी लग गई है याचिका, सीबीआई जांच इत्यादि की। सीबीआई जांच होगी तो ये सारे, इसमें दिक्कत यही है ना, वो सीबीआई जांच होगी तो शिक्षा मंत्री जो कि स्वयं मुख्यमंत्री हैं वो भी आएंगे उसकी जद में, इसलिए सारा रेजिस्टेंस है। छात्रों को भी अलग कर रहे थे, मुझे लोगों ने बताया, वो कह रहे जेपीएससी वाले अलग हो जाओ, जेएसएससी वाले वो जो है वो छात्र अलग हो जाओ, जिनकी मांग मान ली गई है वो यहाँ से जाओ, जिनकी नहीं मांगी वो यहाँ रुको। दो और ये भी एक हो रहा था कि आंदोलन के अंदर भी ना ऐसी कोशिश हो रही थी वहां पर कि अलग अलग स्टेजेस बनाए, आयशा बाहर बैठेगा, फिर एक महतो साहब, उनका अलग मंच लगाया गया था, छात्र यहाँ थे, तो डिवाइड आंदोलन के अंदर भी था। और कमेटी के अंदर एनएसयूआई के लोग भी थे, तो छात्र कह रहे कि भाई ये तो कांग्रेस को कवर फायर करने के लिए है। सबसे बड़ी बात, वहां जितने पीआर पत्रकार भी पहुंचे थे, जो सरकार का पीआर करने के लिए पहुंचे थे, किसी और विभाग के सवाल किसी और विभाग से पूछ रहे थे, जिनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी मिल रहा था, वो सारी चीजें आपको भी पता है। तो वहां पर जो घुसपैठ हुई थी वो कांग्रेस के पीआर पत्रकारों की हुई थी, ताकि इस आंदोलन को किसी तरह से डिफ्यूज कर दिया जाए। फिर मैसेज आते थे कि बातचीत बहुत बहुत सुखद रही है, बहुत ही समाधान की तरफ है, लगभग समाधान हो गया, सब सॉल्व हो गया, सब सॉल्व हो गया। छात्र कह रहे हम तो यहाँ बैठे, कुछ नहीं सॉल्व हुआ, तो बातचीत करने गए कौन है? उस कमेटी के अंदर भी एनएसयूआई के लोग काफी शातिर तरीके से कर रहे थे। तो ये कॉकरोचेस वाला भी आपने देखा जी, ये कॉकरोचेस वाले को, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें तो नीट वाला कोई भी नहीं था, एक व्यक्ति जो गया था उसको स्टेज पे भी नहीं जाने दिया, वो हर्ष दुबे नाम का जो लड़का था वो स्टेज पे भी नहीं जाने दिया जी। तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा आंदोलन जो था वो मैन्युफैक्चर्ड था, बिल्कुल मैन्युफैक्चर्ड था। और ये अब मैं एक आपको एक उदाहरण देता हूँ। कॉकरोच गाली बन गया था रांची में, कहते थे कि कुछ अगर उल्टी सीधी हरकत करे कि कॉकरोच जैसी हरकत मत कर। कॉकरोच गाली बन गया रांची के अंदर, झारखंड के अंदर। इनकी सीजेपी की क्रेडिबिलिटी खुद उनकी हरकतों की वजह से गिरी है। सीजेपी की क्रेडिबिलिटी खुद उनकी हरकतों की वजह से गिरी है। चाहे अभी सौरभ दास से लेकर अभिजीत थिपके, उनकी बॉस्टन की डिग्री, वो उनका जो लेटर है जिस पर जो एक विजय आपके मित्र, हमारे भी मित्र, उन्होंने जो चीजें बताई हैं कि उस दौरान जो वो बता रहे हैं कि उनका जो लेटर है उस दौरान तो वो यहाँ भारत में थे, तो उनकी डिग्री फर्जी। बल्कि मैं तो जितनी रिसर्च आप जितना करेंगे आपको समझ आएगा, जेनजी को सीजेपी ने मामू बनाया खतरनाक तरीके से। जेनजी जो ट्रैप में आया इनके सो कॉल्ड, वैसे कितना आया नहीं आया उस पर भी एक बहुत बड़ा डाउट है, लेकिन जितना आया वो जेनजी को भी इन लोगों ने मामू बनाया। अब कहा जा रहा है जंतर मंतर पार्ट 2 होगा। अब जंतर मंतर पार्ट 2 होगा, लेकिन जहां झारखंड में नहीं होगा, ना पंजाब में नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। लेकिन क्लैरिटी सर अब लोगों के दिमाग में आ चुकी है, वो जहन में अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि उनका टूल की तरह इस्तेमाल हुआ, जेनजी का भी टूल की तरह इस्तेमाल हुआ। लेकिन फिर वही वाली बात जिसकी शुरुआत हमने शुरुआत में की थी कि सरकार उन्हीं के सामने झुकी।
हाँ, सरकार जिसकी उन्हीं के जरूरत सामने बैठी। उसकी जरूरत नहीं थी, उनको क्योंकि वो जो लेजिटिमेट सारी की सारी उनको क्राउड थी, वो क्राउड जी भी बाहर से लाई हुई क्राउड थी, ये तो सबको दिख रहा था। उनको बात भी ये, लेजिटिमेसी दी गई बगल में बिठाकर। वो तो 4D चेस है, वो हमारी आपके समझ में नहीं आएगा। जी नहीं समझ आएगी, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, नहीं समझ आएगी। 4D चेस है, 4 डायमेंशनल चेस। जी पहले उनको किया तो सब मुझे बताया गया कि राहुल गांधी को डाउन करने के लिए किया गया है। राहुल ये भी गांधी तो परेशान तो थे, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को लगा कि उन्होंने जो पूरा मुद्दा उठाया था वो उन्होंने उठाया था, और वो मुद्दा जो है वो सीजेपी लेके उड़ गई। वो सीजेपी आम आदमी का फ्रंट है, तभी तो वो बेचारे पहली बार जो है वो सड़क पे निकले। सड़क पे इससे हाँ, पहले तो कभी नहीं, मुझे तो नहीं याद है कभी निकले हो। और नहीं उसकी वो बात छोड़ बल्कि दीजिए आप, वो भारत जोड़ो यात्रा की बात नहीं कर रहा, मतलब इस तरह से आंदोलन के रूप में सड़क पे निकले हो, जी ऐसा तो पहली बार किया उन्होंने अपने जीवन में। नहीं, वो तो इसलिए भी उनका कंपटीशन अभिजीत थिपके हो गया था, उनका सबसे बड़ा कंपटीशन। राहुल गांधी का सबसे बड़ा कंपटीशन अभिजीत थिपके थे। वो इसलिए भी थे कि उनको लग रहा था कि सारी लाइमलाइट ले गए अभिजीत थिपके, उन कॉकरोचों पर राहुल का हिट था वो इसलिए भी था क्योंकि जब वो पीएम आवास पर गए थे, वो जंतर मंतर नहीं जा रहे थे। हम लोग लगातार ये सवाल पूछते थे कि भाई आप जंतर मंतर क्यों नहीं जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि अभिजीत थिपके राहुल गांधी को इतना सुना चुके थे कि अब वो वहां जा नहीं सकते थे अगर जाते, और यही बात आम आदमी पार्टी भी कह रही थी। तो ये राहुल वर्सेस अभिजीत थिपके हो गया था इस पूरे प्रकरण में। हालांकि ना राहुल ना अभिजीत, वहां झारखंड कोई भी नहीं गया। ये खैर वहां के छात्र भी, परसों भी मैंने कुछ छात्रों से बात की, अभी वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान बांग्लादेश के छात्र नहीं है, हम हिंदुस्तान के ही छात्र हैं, आप आइए राहुल जी। ना राहुल ना कॉकरोच ना सीजेपी, इंटेंशन बहुत क्लियर हुई है और मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग रही है, छात्रों के बीच में भी गई है मैसेजिंग। ये वो खुद अपने आप एक्सपोज हुए, उनकी क्रेडिबिलिटी खुद खत्म होती नजर आ रही है सीजेपी की और कॉकरोचेस की, तिलचट्टों की। तो ये जो आपने देखा है पार्लियामेंट में इतना एग्रेसिव बिहेवियर रहा कांग्रेस का खास तौर से, तो उसके मूल में ये तो नहीं है कि वो सीजेपी से मात खा गए तो उनको अपना ग्राउंड रिकवर करना है। कि हर पार्लियामेंट सेशन में एक तरह की फॉर्मेलिटी होती है कि 3-4 दिन कुछ हल्ला गुल्ला होता है और उसके बाद फिर सेटल होके फिर पार्लियामेंट चल निकलती है। लेकिन इस बार पूरा का पूरा सेशन वॉश आउट हो गया। तो ये जो कारण है, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली ये झारखंड या गोलपोस्ट बदलने की भी कोशिश हो सकती है भाई। हालांकि इसके पीछे की कहानी, अभी मैं कुछ रिसर्च कर रहा था अपने शो को लेकर, मुझे तो ये भी समझ में आया कि ये जो कुछ चल रहा है ये बहन वर्सेस भाई भी हो सकता है सर। ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें ये मैंने जो रिसर्च करी उसमें निकल कर आ रहा था कि ये जो बंदर कांड हुआ, जो प्रधानमंत्री के लिए बंदर वाला जो शब्द का इस्तेमाल हुआ, बंदर कांड से लेकर मेलोनी कांड, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है क्योंकि दोनों से नुकसान राहुल गांधी का है और इनकी डायरेक्टर प्रियंका वाड्रा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के कई लोग भी कह रहे हैं और वो सबूत भी दे रहे हैं कि हो सकती हैं। ये बहन भाई की लड़ाई चल रही है, बहन भाई का करियर खत्म करने में लगी हुई है और भाई बहन का करियर खत्म करने में। कैसे? उन्होंने मुझे बताया कि ये जो नारा था ना, ये 56 इंच वाला बंदर जो ये ओछा भद्दा नारा था, ये पवन खेड़ा से पहले लग गया था ये भूपेश बघेल के घर पर। वहां पर एक कार्यक्रम था भूपेश बघेल, वहां पर सबसे पहले ये नारा लगा। उन्होंने बताया कि भूपेश बघेल कौन? भूपेश बघेल मतलब प्रियंका वाड्रा, सबसे लॉयल प्रियंका वाड्रा। तो वहां से ये नारा वहां से दिल्ली पहुंचाया प्रियंका वाड्रा ने पवन खेड़ा के थ्रू। और वहां तो भूपेश बघेल के घर छत्तीसगढ़ में लगा था नारा। जी, सबसे पहले नारा वहां लगा। और इस नारे से फिर ये मीडिया में खबर फैलाएगी कि प्रियंका वाड्रा बहुत नाराज है इस नारे से। एक एबीपी के एक हैं सहयोगी, उन्होंने खबर डाली कि प्रियंका वाड्रा इस नारे से बहुत नाराज है। ये भी खबर प्लांट है। उन्होंने इसका फैक्ट चेक किया कि प्रियंका कहां से नाराज है, प्रियंका तो लगवाने वाली है नारा। कल तो चल रहा था ये काफी कि साहब के प्रियंका बड़ी नाराज हुई इससे। जी, तो उन्होंने बताया कि ये प्रियंका तो लगवाने वाली है नारा उनके हिसाब से। भूपेश बघेल ने नारा लगाया और फिर वो नारा, भूपेश बघेल मतलब प्रियंका वाड्रा, फिर वो पवन खेड़ा के थ्रू वहां ये नारा हुआ। और फंसा कौन? राहुल गांधी। अब इस नारे के बाद तो 29 भी मुश्किल हो जाएगा ना, तो 34 तक नो चांस हो जाएगा। ये जो बंदर कांड है तो 34 तक नो चांस है। तो नुकसान तो भाई का हुआ, इसके पीछे क्या बहन? अब तो ये सर, दूसरा पवन खेड़ा और संदीप दीक्षित, ये भी कनेक्टेड। जो मेलोनी कांड वो किसने किया? संदीप दीक्षित ने। अब पवन खेड़ा
शीला दीक्षित के जा काम करने वाले, और संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के सुपुत्र, पवन खेड़ा संदीप दीक्षित। ये इतना बड़ा संयोग नहीं हो सकता सर कि मंकी कांड करने वाले पवन खेड़ा और उन्हीं से कनेक्टेड संदीप दीक्षित, वो मेलोनी वाला जो कांड उन्होंने राहुल के मंच से किया, वहां पर भी सबसे ज्यादा अगर डैमेज हुआ तो वो राहुल गांधी को हुआ है, सबसे बड़ा डैमेज। तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है कि राहुल जी मोदी से बाद में लड़ेंगे, पहले बहन और भाई का चल रहा है इंटरनल, और वो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इसके तुरंत बाद समाचार ये आया कि साहब की अखिलेश यादव के भी समझ में आ गया है, और अब अखिलेश यादव कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें नहीं देंगे। मुझे पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन इस तरह की बात कल चलना शुरू हो गई थी कि इसके बाद जो है वो समाजवादी पार्टी वाले सख्ते में आ गए हैं कि ये तो भाई बड़ा गड़बड़ हो गया, बहुत बड़ा। अभी तो 29 में तो पता नहीं, 27 में तो साइकिल है ना, वो सबसे बड़ी चीज है। 29 में राहुल गांधी आएंगे नहीं आएंगे वो तो 29 में देखा जाएगा। अभी तो सबसे पहले 4-5-6 महीने बाद तो यूपी का चुनाव है। समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रवक्ता डिबेट में आते हैं वो इसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी मेलोनी समझकर पकड़ा, वो जिस तरह की भद्दी ओछी बकवास बात की गई मंच से खुलेआम। हालांकि सर ये भी है संजय जी, वो आप मेरे से ज्यादा बता सकते हैं कि ये इतने बड़े मंच पर ऐसा नहीं होगा कि ये स्पॉन्टेनियस होगा, ये सब स्क्रिप्ट होती होगी, ये स्क्रिप्टेड होता ये तो होगा। स्क्रिप्टेड होता है। अरे भाई राहुल गांधी बगैर स्क्रिप्ट के कुछ बोल ही नहीं सकते, आप जानते हैं उनको अच्छी तरह से। बगैर स्क्रिप्ट के एक बार पकड़ लिया था ना अर्नब गोस्वामी ने, उसके दोबारा कभी गए क्या उस तरह के इंटरव्यू? आज तक वैसा इंटरव्यू राहुल गांधी ने उसके बाद दिया क्या, बताइए। बताते उस इंटरव्यू के पीछे भी प्रियंका वाड्रा थी, आज ही मुझे कोई बता रहा था, ये जिक्र आया था। हाँ ये भी सुना है मैंने। तो ये सारी क्रोनोलॉजी और कनेक्टिंग द डॉट्स, ये सब डॉट, वरना 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अंदर दो इतने बड़े कांड कैसे हो गए, और दोनों कनेक्टेड हैं, पवन खेड़ा संदीप दीक्षित। और नारा लगा भूपेश बघेल प्रियंका वाड्रा। तो ये भाई वर्सेस बहन हो सकता है, हमें नहीं पता, ये कहानी भी चल रही है और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इस पर तो और रिसर्च मैं भी लगातार कर रहा हूँ। और वो भूपेश बघेल वाला तो मेरे पास है भी, जिसमें उनके घर पर ये नारा सबसे पहले लगाया गया था, बंदर वाला, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि ये नारा सबसे पहले यहाँ पर लगा पवन खेड़ा। हालांकि उनकी तपस्या पता नहीं, अब तो शीला, ये संदीप दीक्षित का भी प्रमोशन हो सकता है पार्टी में। हाँ वो वहां जो तपस्या का मतलब गाली होता है, कितनी अच्छी गालियां तुम दे लेते हो। तो इस लिहाज से तो संदीप दीक्षित सुप्रिया श्रीनेत लगी हुई है, उनकी तपस्या में भी कमी है, तो तपस्या तो थोड़ा सा उनको लगता होगा कि ऐसी जो माँ बहन वाली गाली जो है महिला होने के कारण नहीं दे पाती होंगी। प्राइवेट में हो सकता है माँ बहन की गालियां भी चलती हों, कुछ पता नहीं है, क्योंकि गालियां देने से प्रमोशन तो होता है, ये तो दिख रहा है। तो खैर इमरान मसूद के टाइम से देखा है, बोटी करने वाले को यूपी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके पीछे भी प्रियंका गांधी थी। अब आप खुद ही बहुत चीजें डॉट धीरे धीरे जब हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भाई हम पॉलिटिक्स के छात्र, हम तो छात्र हैं, पढ़ रहे हैं सारी चीजें। इमरान प्रतापगढ़ी के पीछे भी प्रियंका गांधी है जी। और एक और चीज, ये जो पवन खेड़ा वाला वीडियो है जिसमें आप बंदर वाला देखेंगे, उसमें केरल के भी सांसद हैं और लीड ले रहे हैं। अच्छा, केरल के सांसद है, तो वहां पे भी केरल के सांसद। तो ये सारा डॉट्स को कनेक्ट करने पर समझ में आ रहा है कि ये बहन भाई का झगड़ा भी हो सकता है। तो भाई तो एंजॉय कर रहा है ना, आप क्यों कहते हैं झगड़ा? जी, तो बहन भाई का पर्सनल झगड़ा हो सकता है। भाई तो इस चीज को एंजॉय कर रहा है, आप झगड़ा बता रहे हो, तो भाई तो इस चीज को एंजॉय कर रहा है, वो तो थैंक्स कर रहा होगा बहन को, अरे वाह 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 वाह, तुमने कितना बड़ा हमको वो दिया, माइलेज दिलवाया, इतना बड़ा माइलेज तो मिलता नहीं वैसे। ऐसे ही थोड़ी पप्पू कहते हैं। नहीं, लेकिन वो इस चीज को माइलेज जो समझे, सबसे बड़ी बात वही है, वो जानते हैं कि आप मोदी पर पर्सनल अटैक अगर इस तरह का होता है, उसके बाद तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं कब कौन कहाँ कैसे क्या, तो मौत का सौदागर से लेकर चौकीदार चोर है, और वो नीच चाय वाला, और अब ये सबसे बड़ा है, ये जो बंदर 56 इंच का बंदर, ये तो इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ा नुकसान तो इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, कांग्रेस से ज्यादा ये जो कांड है, ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, ये तो योगी जी को बैठे बैठाए मिल गया मुद्दा। समाजवादी पार्टी तो समर्थन में है फुल इस नारे के, किसने बोल दिया आके डिनाई अखिलेश यादव ने गलत बोला, ऐसा कुछ नहीं है।
तो 29 से पहले तो 27 यूपी विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के लिहाज से खतरनाक नारा हो सकता है साबित, और ये बहुत बड़ा है। राजनीति मेरे से ज्यादा आपने देखी होगी, ये नारा मेलोनी वाला और उससे बड़ा ये बंदर कांड, ये तो पॉलिटिकली बहुत बड़ा डेंट कर सकता है राहुल को, प्रियंका को नहीं। देखिए क्या है कि जब कोई सरकार लंबे समय तक रहती है तो थोड़ी बहुत नाराजगी जो है सपोर्टर्स में वो एक बड़ी सामान्य सी बात है, कोई विशेष बात नहीं होती ही है। लेकिन इस तरह के आप हरकतें करोगे तो आप जो है, जो लोग नाराज भी थे वो सबके सब जो है वो पीछे खड़े हो जाएंगे आके कि भाई लामबंद कर दिया सबको, या आपने बड़ा अच्छा काम किया कि सबको लामबंद कर दिया। यस, मतलब नीट से लेकर यूजीसी तक इतने कांड हुए, आप इतना कैपिटलाइज कर सकते थे, और एक नाराजगी थी भाई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, छात्र सड़कों पर आए, यूजीसी वाला भी प्रकरण हुआ, इतने सारे मुद्दे, लेकिन इस जो आपने बहुत अच्छी बात की, इस एक कांड ने, जो मेलोनी वाला, ये जो बंदर कांड ने, वो जितनी इन्होंने जो कैपिटलाइज की थी चीजें, मेरे ख्याल से वो धराशायी हुई हैं, और जिसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये बीजेपी को एज दे दी इन लोगों ने। बीजेपी फ्रंट फुट पर है, बीजेपी लगातार बैकफुट पर थी, पूरे बैकफुट पर कौन, जो आपने बताया संसद में भी जो इतना ड्रामा चल रहा है, इतना हंगामा चल रहा है, अमित शाह कह रहे हैं मैं जवाब देने के लिए रेडी बैठा हूं, चैम्बर में बैठा हूं, चर्चा होगी, संसद चलेगा तो मैं आऊंगा। तो अब जानबूझकर डिसरप्शन जो चल रही है वो इसीलिए संभवतः चल रही है। अब बीजेपी फ्रंट फुट पर आई है, उसको लाने वाले कौन? राहुल गांधी अब या प्रियंका गांधी, पता नहीं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये अच्छा एंगल है, इसके ऊपर जो ये विचारणीय बिंदु है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव, अब अगला जो मेजर आइटम है वो तो उत्तर प्रदेश के चुनाव ही होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में वैसे भी वो शिवपाल चच्चा ने और हमारे अखिलेश बाबू की जो लिपटिया डुबोने में कह रहा था आजम खान होम मिनिस्टर बनेंगे, तो हाँ नहीं, आजम खान वाले मुद्दे को तो आज योगी जी ने लपक लिया, और कह दिया कि किसको सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, किसको, उस आजम खान को, उसको। आजम खान कौन सा दूध का दूल्हा, आजम का किस लिहाज से दूध का दूल्हा, उसको तो आज ये सबसे बड़ा मुद्दा यूपी में, आज मेरे ख्याल से आज ही योगी जी का जो भाषण है उसमें आजम खान ही सेंट्रिक रहे हैं, कि जिस आजम खान को यूपी का सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। हालांकि कहानी बहुत पुरानी है, होम मिनिस्टर बना रहे, हाँ होम मिनिस्टर की मांग, होम मिनिस्टर की मांग, ये तो बल्कि बीजेपी के पक्ष में ही जाएगी ये चीज, और शायद इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को उठा भी रही। आज योगी जी का स्टेटमेंट भी है इस पूरे मुद्दे को लेकर उठा देना। लेकिन मुझे तो लगता है कि योगी जी को तुरंत कार्रवाई करके और आजम खान को जेल से रिहा करवा के और उसके चुनाव लड़ने का मार्ग प्रशस्त कर देना चाहिए, जिससे कि वो चुनाव लड़ सके और ये होम मिनिस्टर वाला मामला जो है वो थोड़ा और मजबूत हो जाए। बिल्कुल, भाई इनको ये होम मिनिस्टर बना सकते हैं, आजम खान को। लेकिन यूपी चुनाव है बहुत दिलचस्प सर, वो बहुत बेहतरीन होने जा रहे हैं यूपी के चुनाव, खासकर लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी 37 सीटें लेकर गई, और अब जो चुनाव होने वाला है ये दिल्ली लखनऊ वाली जो लड़ाई है उसके लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो इशारा आपको पता ही है, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपके अनुसार मेरा एक व्यू है 2024 के उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, आपका क्या व्यू है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि बीजेपी पिछड़ी? देखिए बीजेपी पिछड़ी मेरे ख्याल से इंटरनल फाइट की वजह से। यूपी में बीजेपी को जब तक बीजेपी नहीं चाहती कोई नहीं हरा सकता, अभी कम से कम 27 में। ये एनालिसिस लोगों का भी रहता है, ये एनालिसिस ऑन ग्राउंड भी रहता है कि बीजेपी को चाहे इस बार चाहे पिछली बार सिर्फ इंटरनली ही हराया जा सकता था, और इंटरनली ही हराया गया। अगर 37 सीटें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को आई तो वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह नहीं थी। अगर एंटी इनकम्बेंसी वजह होती तो उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी जीती, उससे पहले भी बीजेपी जीती, तमाम सीटों पर बीजेपी जीती। तो वो एक तो इंटरनल वाला गेम था, लेकिन ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी ने भी ग्राउंड पर बहुत काम किया, और आप 17 से 27 मानकर चलिए 10 साल तो हो ही गए हैं, तो 10 साल बाद तो किसी भी सरकार के खिलाफ उस तरह की एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो एंटी इनकम्बेंसी भी है, और इंटरनल मेरे ख्याल से रीजंस भी बड़े सारे रहे होंगे, दिल्ली लखनऊ और इंटरनल रीजंस, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है इस बार भी, खासकर संजय जी। मेरा तो भी उसमें ये रहा है कि भाई आपने जो काउंटर नहीं किया, जब समय अरविंद केजरीवाल पहुंच गए लखनऊ और अरविंद केजरीवाल ने एक थ्योरी चलाई कि साहब कि देखिए ऐसा है कि यदि इनको आपने चुनाव जिता दिया तो ये अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे
और योगी जी को हटा दिया जाएगा। हम्म, तो वो जो पहला आरक्षण वाला Yes. पॉइंट था उसको तो तुरंत काउंटर कर दिया और हम्म, दूसरे वाले में चुप रह गए। और खासकर वो वहीं आरक्षण से वाला वीडियो भी था जिसको मॉफ किया गया था, अमित शाह वाला। हाँ, अब आप ये देखें कि पहले 7 राउंड में चुनाव थे उत्तर प्रदेश में जी। और ये जो स्टेटमेंट आया था वो पहले 3 के बाद आया था। तो तीसरे चरण के बाद, तीसरे चरण के बाद में तो अब इसमें इनके 33 सीटें जीती थी ना आपकी, 37 समाजवादी पार्टी, 37 तो समाजवादी थी, बीजेपी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी 33 जीती थी। तो पहले 3 राउंड में बीजेपी जो थी वो 21 सीटें जीती है और इस स्टेटमेंट के बाद जो कुछ हुआ है उसके बाद केवल 12 सीटें जीती है। यानी पहली जो आपकी 35 सीटें थी उस 35 सीटों में बीजेपी ने 21 सीटें जीती और जो बाद की जो 45 सीटें थी उसमें बीजेपी केवल 12 सीट जीती। 12 सीटें जीती। इतना जबरदस्त झटका लगा। बड़ी वजह है ये भी जी। और आरएसएस को तो उन्होंने कह दिया था मैं आवश्यकता नहीं है, तो आरएसएस भी बैठी हुई थी आराम से कि हाँ भाई ठीक है कर लो, सुनी से बोलो। कृपाशंकर वाला मैटर जो था उसकी वजह से भी आरएसएस नाराज थी जी। अब तो सॉर्टेड है संजय जी। अभी तो सॉर्टेड लग रहा है, अभी तो सॉर्टेड लग रहा है। तो अभी तो योगी जी को फ्री हैंड है और राहुल गांधी पे आक्रमण करने का भी निर्देश सुना है कि योगी जी को मिला है, तो योगी जी नेचुरल पिच पे, अपनी पिच पे वो कर रहे हैं, जब बिल्कुल कर रहे हैं। बटेंगे कटेंगे आज भी आ चुका है। हाँ, तो आज ही एंट्री हुई है चुनाव जी, आज ही एंट्री हुई है बटेंगे तो कटेंगे की। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा कोई कॉन्टेस्ट होने वाला है। फिर भी आगे देखेंगे, चुनाव तो चुनाव है, उसमें अलग अलग तरह की चीजें होती रहती है। जी सर, काफी टाइम है जी सर। लेकिन जिस तरह से चल रहे हैं और जिस तरह से एक और ये नई चीज आई है कि साहब की वो 50-50 हजार रुपए सबको देंगे, 20,000 चुनाव के पहले, 30,000 चुनाव के बाद, वो कर देंगे तो फिर वो छोटी मोटी और भी चीजें होंगी वो भी धुल जाएंगी। ये तो सारे राज्यों में दिया गया है, तो सभी स्टेट्स में दे रहा है, हर कोई दे रहा है। उससे पहले भी दिया गया, सारे स्टेट्स में दिया गया, 10,000 रुपए भी दिए। हालांकि उसके लिए हमारी आपकी जो है वो भावना अलग हो सकती है, हमारा विचार अलग हो सकता है तर्कों के आधार पर। और एक्चुअली तो जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लास्ट चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है कि भाई इस तरह की कोई भी चीज है उसके आपको पूरा बजट सब देना पड़ेगा, लेकिन मॉडल कोड हर चीज तो एनफोर्स करता है इलेक्शन कमीशन, ये पॉइंट एनफोर्स नहीं करता मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो में क्या होगा, कैसे होगा, वो सब लिखा हुआ है उसके अंदर जी, अब देखिएगा उसको, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। यस। लेकिन यही यूपी चुनाव में जो 50,000 वाला है, ये सारी स्टेट्स में दिया गया, कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के दे रहे, कोई भी पार्टी अछूती नहीं है, पार्टियां हैं। मैटर है जिसमें लगता है सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए और सबको रोक देना चाहिए जी। बाय हुक और बाय क्रुक जीतना है, सरकार बनानी। सीधे रिश्वत मानता हूँ, लेकिन ये वाली बात भी है कि अगर दूसरे आप नहीं दे रहे हैं तो एक दे रहा है तो दूसरे को भी देना ही पड़ेगा ना, देना ही पड़ेगा। आप नहीं देंगे तो सामने वाला देगा। बिल्कुल। और जो सत्ता में है उसको एज तो है ही, ये भी मानना पड़ेगा। सत्ता वाले को एज होती है। हमें तो वही ध्यान है ना, जब 2019 में 72,000 रुपए अनाउंस किए थे, 72,000 रुपए अनाउंस किए थे, 6,000 रुपए पर मंथ, और मोदी जी ने उसको 6,000 रुपए साल से काउंटर कर दिया। 6,000 रुपए साल मोदी जी ने काउंटर किया और उस वक्त वही उनका पीक था 2019 का, तो 303 सीटें आई थी। बिल्कुल। तो चलिए आज की जो चर्चा है इसको यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और अमन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रयास करेंगे कि अमन जी को हम लगातार आपके सामने लाते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू।